लिसन, याद हो बच्चे, लास्ट टॉपिक हमने कूलॉम फोर्स पे कई क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। आज इसमें आगे का पोर्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं अब। देखो बच्चे, बेटा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आज आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ओके। देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, आप जानते ही हो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बच्चे पलट दी जाए वो माइनस में हो जाता है, इसे वेक्टर फॉर्म कहते हैं। डन। तो ये वाली बात अब हम प्रूफ करने वाले हैं। तो एक मिनट को, यू पहले आता है। तो कूलॉम्स लॉ, आपके पास बेटा दो चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं Q1 Q2। बेटा ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। ये दोनों ही चार्ज पॉजिटिव नेचर के हैं, तो हम इसे प्लस प्लस लेके चल रहे हैं। सबसे पहले आप जानते हो ये वाला प्लस Q चार्ज जो Q1 चार्ज है, बेटा इस पे एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इसे हम बोलेंगे F12। इसका मतलब 1 पे लगने वाला फोर्स 2 की वजह से। सेम अब यहाँ बेटा Q2 पे भी फोर्स लगेगा, इसे बोलेंगे हम F21, मतलब 2 पे लगने वाला फोर्स 1 की वजह से। तो ये फोर्सेस आप देख सकते हो पार्टिकल के बीच में लग रहे हैं, और पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्सेस सब इंटरनल फोर्सेस होते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपके पास जो F12 फोर्स आ चुका है और इधर F21, बेटा सबसे पहले अब इनकी लिखेंगे डायरेक्शन। अब आप जानते हो आपको 1 से 2 की तरफ, तो बच्चे यूनिट वेक्टर्स जो 11th में आपने पढ़े थे, यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शंस को बताते हैं, तो r12 विच इज द यूनिट वेक्टर जो बच्चे 1 से 2 की तरफ की डायरेक्शन बता रहा है। तो इस r को कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शंस बताते हैं, और नीचे लिखा है इसके बेस में 1 2, इसका मतलब 1 से 2 की तरफ। सेम अब 2 से 1 की तरफ आना है, तो बेटा 2 से 1 की तरफ अगर आना है तो डायरेक्शन कौन बताएगा, r21। इज इट क्लियर? तो यहाँ आपके पास फोर्स के साथ साथ उनकी डायरेक्शंस भी आ चुकी हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड को अगर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा वो जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ये वेक्टर फॉर्म बनी कैसे। सबसे पहले F12, बेटा F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो बच्चे Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 की वजह से, तो इसे लिखो जरा फोर्स के फॉर्मूले को, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये बच्चे मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के साथ अगर उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या बन जाएगा वो, वेक्टर। कोई बच्चा मुझे बताएगा F12 की डायरेक्शन किधर की तरफ है, देख के बताओ। 12 इधर को जा रहा है, तो डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली r21 वाली है। एरो देखो, एरो सेम होने चाहिए। तो ये बताइए फोर्स इंटू डायरेक्शन क्लियर हो गया। ये बना दो इक्वेशन 1, अभी इनकी डालूंगा जरा, पहले ये डेरिवेशन खत्म कर लो। ये वाली लाइट बंद कर देना है पीछे वाली, हाँ सही है। अब तो बेटा अब इसके बाद बात करेंगे F21 की। 21 का मतलब होता है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ी बदल जाएगा, केवल बदलेगा कौन, डायरेक्शन। क्योंकि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स आपस में इक्वल और अपोजिट होता है। इक्वल है तो मैग्नीट्यूड बेटा सेम रहेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। बेटा मैग्नीट्यूड तो सेम है, इनटू डायरेक्शन। सब बच्चे जानते हैं F21 उधर को जा रहा है, इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, r12। तो बेटा r12 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। डन। अब बात करते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें मैंने यूनिट वेक्टर r12 लिया। अगर मैं r12 को पलट दूं, अगर मैं r12 को पलट दूं और 21 लिख दूं, तो बेटा कैसा साइन आ जाएगा, माइनस। सब बच्चे जानते हैं
क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन अगर पलट दी जाए तो वो माइनस माइनस हो जाता है। ये आप पढ़ते आए हो 11 से। क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर चाहे यूनिट वेक्टर हो, तो बेटा वेक्टर की डायरेक्शन अगर पलटेगा 1 2 को 2 1 लिखेगा तो माइनस आएगा। चलिए आर कैप 1 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आर कैप 2 1। सेकेंड इक्वेशन में रख दें यहाँ पर, तो क्या बना, F21 बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू माइनस आर कैप 2 1। कोई दिक्कत, आर कैप 2 1 बस ये वाला डेरिवेशन कर लें, फिर इंक डालते हैं, मेरा इंक खत्म हो गई दोनों मार्कर में। तो बेटा ये आपने आर कैप 1 2 को अगर 2 1 लिखोगे तो माइनस आ जाएगा। ध्यान से देखो, सारी ये वैल्यू इक्वेशन 1 सेम है। 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 2 1, 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 2 1। तो ये क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसकी जगह माइनस में F12 लिख सकता हूँ। यही तो प्रूफ करना था। डन। तो आप देख सकते हो बच्चे, इसमें आपने क्या चीज सीखी, अगर किसी वेक्टर जैसे ये F21 है, अगर ये पलट जाए और 1 2 बन जाए तो बताइए कैसा साइन आ जाएगा, माइनस। यही वेक्टर फॉर्म को इंडिकेट करता है, क्योंकि वेक्टर बताता ही है कि वेक्टर की डायरेक्शन अगर पलट दोगे वो माइनस हो जाता है। इसी बात को हमने सिद्ध करके दिखा दिया, ये माइनस में आ गया। डन। इसमें वेक्टर फॉर्म तो बिल्कुल रेयर है कि डेरिवेशन कभी पूछा जाए, 20-25 साल से पूछा भी नहीं गया कि वेक्टर फॉर्म। लेकिन फिर इस पे एक नंबर का सवाल बहुत आता है, और वो एक नंबर का सवाल क्या है जल्दी से देखो, और आप ये आंसर बताओगे, जल्दी बताइए। अगर Q1 Q2 की मल्टीप्लाई लेस देन 0 है तो बच्चे अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच या रिपल्शन फोर्स है? पक्का रिपल्शन है ना, सोच के बताना। अबे एक अट्रैक्शन बोल रहा है, एक रिपल्शन बोल रहा है, फिर सोच कर बता। एक प्लस है कुणाल, मैंने तेरे से पूछा, उसका आंसर सही है। एक प्लस है, दूसरा माइनस है, मल्टीप्लाई कर, तो प्लस की माइनस में करोगे तो माइनस होगा, और माइनस लेस देन 0, और प्लस और माइनस के बीच हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो बेटा Q1 Q2 की प्रोडक्ट लेस देन अगर 0 है तो वो अट्रैक्शन है। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है ना, एग्जांपल लेके समझाऊं। अगर Q1 बेटा +6 है, +6, और Q2 बच्चे -5 है, तो क्या आएगा, -30 तो आएगा, और -30 लेस देन 0 ही तो होगा। लेकिन प्लस और माइनस के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्टिव नेचर है। समझ में आ गई बात? अब Q1 Q2 अगर ग्रेटर देन, Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर बच्चे ग्रेटर देन 0 है तो बताइए अट्रैक्शन है रिपल्शन? अब रिपल्शन है। क्यों भाई? अगर Q1 माइनस में है -6, और Q2 भी माइनस में है -5, तो प्रोडक्ट कर क्या आएगा, +30, और +30 सब बच्चे जानते हैं ग्रेटर देन 0 होता है, और माइनस माइनस के बीच हमेशा कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव, रिपल्सिव लगता है, दूर भागते हैं। सेम प्लस प्लस के लिए भी वही कंडीशन है। तो ये वाला सवाल बहुत आता है एक नंबर के, क्योंकि बड़े बड़े डेरिवेशन, मैं आपको फिर बता दूं भाई, आपका बोर्ड का पेपर का पैटर्न पूरा बदल गया है, बहुत हद तक बदल गया है। कोविड के बाद आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई। तो सीबीएसई बोर्ड के बता दूं, इस साल 10 नंबर के बोर्ड में आए थे सवाल, वो डेरिवेशन। तो कोई बच्चा अगर कहता है कि सर मैं तो डेरिवेशन के ऊपर ही भरोसे पास होने वाला हुआ बच्चा हूं, मैं तो डेरिवेशन करके ही जाने वाला हूं, पास भी नहीं होने का है। इसीलिए कह रहा हूं, किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ो उसके बेस कंसेप्ट को समझो, क्योंकि डेरिवेशन हार्डली 10 से 12 नंबर, बस इससे ज्यादा मत उम्मीद कर, 10 से 12 बस। 70 में से 10 में से 12 के डेरिवेशन आएंगे, बाकी क्या आएगा, न्यूमेरिकल के 17 नंबर के आएंगे। ये मत सोचो कि सर सारा कुछ क्या न्यूमेरिकल आएगा, नहीं, 17 से 19 नंबर के न्यूमेरिकल हैं। तो 17 और 12 30 नंबर के आसपास मान ले, न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन। भाई बाकी जो आपका 40 नंबर का पेपर है टोटल कंसेप्चुअल है, और कंसेप्चुअल के अंदर चैप्टर की बेसिक कोर थ्योरी होती है। कोर थ्योरी, जिस बच्चे ने अच्छे से कोर थ्योरी पढ़ रखी है, बिल्कुल बेसिक, और उसके ऊपर भी सवालों की प्रैक्टिस करी, तो वो है कंसेप्चुअल। तो मेरा कहना यह है, किसी चैप्टर के केवल थ्योरी डेरिवेशन पढ़ने से आपका भला नहीं होगा, उन पर आधारित वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करो। फिर मैं लिख के दे रहा हूँ ना, तुम्हारे 60-65 नंबर आ जाए 70 में से, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ कि रिवीजन भी हो जाए। जो भी बचेंगे
एग्जाम आइडिया के बोर्ड के सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं प्रैक्टिस, ये आपको ध्यान रखना है बस। देखो बच्चे अगला, 1 मिनट रुक जाओ, इंक फिल कर लूँ। 1 मिनट को, मैं इंक लेके आया, इंक ही अंदर छोड़ दी मैंने। चलिए बच्चे लिसन लिसन, अब मैं आपको फिर एक चीज तो बता देता हूं। आपने जो टॉपिक बच्चे सीखे, मेन चीज है उसे समझना। अगर कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर सवाल आराम से आप कर दोगे। तो इसलिए हर एक थ्योरी को अच्छे से सीखते हुए चलो, क्योंकि 12th की फिजिक्स सबसे ज्यादा आसान होती है, 11th टफ होती है। 11th में आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, तो 12th तो आप देखो, एक बार आप पढ़ लोगे, आपने सीख लिया, आपको टीचर ने सिखा दिया, फिर आप खुद ही उसको प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे। 12th की फिजिक्स आसान होती है। देखो आप जरा, लिसन, अभी अभी बेटा वेक्टर फॉर्म आपने सीखी, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। अब आता है अगला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी फोर्स के और भी क्वेश्चंस कराऊंगा मिक्सिंग वाले, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी एक करंट का चार्ज है, कोई भी एक चार्ज दे रखा है, करंट का पार्टिकल होता है, ये आप जानते हो। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो क्षेत्र, किसी भी दिए हुए चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस बेटा, जिसके अंतर्गत कोई अनदर चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगता है, तो उस क्षेत्र को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा दायरा है, करंट का दायरा। उस दायरे के अंदर अगर आप आ जाते हो तो आपको करंट फील होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया था, आपने गांव में देखी होगी बहुत ऊंचाई पे 33 किलोवाट की वायरिंग जा रही है। ओके, तो गांव के अंदर 33 किलो वोल्ट की बिजली के तारों की सप्लाई जा रही है। तो 33 किलो वोल्ट बच्चे बहुत ज्यादा हाई पावर होता है। उसके नीचे जो ढोर होते हैं ना, ढोर ढोर समझ गया क्या? जो भैंस हो गई, भैंसे हो गए, उनके नीचे घास चरने वाले ढोर होते हैं, उनके बाल ऐसे करके एंटीने की तरह खड़े रहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि इतनी ज्यादा हाई पावर टेंशन वायर के चारों तरफ क्या बना हुआ है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन हेयर्स को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से ढोरों के बाल एकदम एंटीने की तरह खड़े रहते हैं। तो बच्चे वो क्या है? वायर के चारों तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट का दायरा। लेकिन वो इतना तेज नहीं होता कि आपको करंट फील हो जाए, बस ये है कि उसके अंदर रोंगटे से खड़े हो जाते हैं हल्के हल्के। अब हमारे घरों के बाहर भी 11,000 की वोल्ट की लाइन जा रही है। 11,000 वोल्ट की लाइन हमारे घर के बाहर जो जा रही है, उसके अगर आसपास मॉइस्चर वाले डेज में अगर आपने आधा मीटर की दूरी पर अपना हाथ भी कर दिया तो आपको हल्का सा करंट फील हो जाएगा मॉइस्चर वाले डेज में। तो इसका मतलब करंट के तार के चारों तरफ क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराता है। तो बेटा किसी भी चार्ज जो कि करंट का पार्टिकल है, इस चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगे, उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन एक लाइन में, द स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज इन विच another charge experience attraction or repulsion is called electric field। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट भी किया जा सकता है कि कितना है। चलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगले टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इसका फॉर्मूला बच्चे E बराबर F अपॉन Q नॉट होता है। सुनो इधर,
और इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों पैरेलल लाइंस के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। अब सुनिए, पीछे आवाज नहीं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सीधी सी बात, चार्ज क्यू को बच्चे बंद कर दे तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेफिनेशन क्या बनी? इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्ट पर यूनिट चार्ज placed at any point in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीधी सी बात है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। याद हो गया? डेफिनेशन रटना मत, फॉर्मूला याद है अपना, बना दे। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्ट पर यूनिट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। और बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी है न्यूटन पर कूलम, ये सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स होता है, तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की कैसी होगी? सेम होगी। ये वाली बात क्लियर है? चलिए, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सीखा, सबसे पहला फॉर्मूला, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है? ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। एग्जाम में इन पे प्रूफ आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते करने के लिए। प्रूफ नहीं आता इनका न्यूमेरिकल्स आते हैं। इन पर क्वेश्चंस कैसे करने हैं जल्दी देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रूफ करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, ध्यान से देख, ये एक पॉइंट चार्ज क्यू आपको दे रखा है बच्चे, इससे आर दूरी पर भाई एक पी पॉइंट दे रखा है। अब पॉइंट चार्ज क्यू से आर दूरी पर पी पॉइंट पर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कोई दिक्कत? अब आप एक बात जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पे डिपेंड करता है। अभी अभी आपको मैंने फोर्स का फॉर्मूला बताया था पी की टर्म में। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले बता क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स। अब आप एक बात जानते हो कि फोर्स हमेशा कम से कम कितने चार्जेस के बीच काम करता है? 2। यहाँ तो 1 है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे किस वाले चार्ज की जरूरत पड़ेगी? टेस्ट चार्ज। नाम सुना है? टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो चेक करता है कि यहाँ करंट है या नहीं। जैसे टेस्टर, ये लड़कों बातें नहीं, आप जानते हो हमारे घरों में जो एक टेस्टर यूज करते हैं कि इस बोर्ड के अंदर करंट आ रहा है नहीं आ रहा, इस तार में करंट आ रहा नहीं आ रहा, वो कौन बताता है? टेस्टर। टेस्टर के अंदर आप देखोगे एक बल्ब होता है, वो ग्लो कर जाता है, तो पता चल जाता है अच्छा उस वाले बोर्ड में करंट है, इस वाले तार में करंट है। सेम ऐसे ही एक टेस्ट चार्ज होता है भाई। टेस्ट चार्ज को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, वो मूवेबल होता है और हमेशा इनफिनिटेसिमली स्मॉल होता है और पॉजिटिव नेचर का होता है। तो हिंदी में बोलूँ तो टेस्ट चार्ज अति सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है और हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। याद रहेगा? और बेटा उसे क्यू नॉट से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? लेट क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पी पॉइंट। तो ध्यान से देखिए, क्यू और क्यू नॉट के बीच में क्या लगेगा? फोर्स। ये थ्योरी में लिख देना, लेट क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पी पॉइंट। तो फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट, ये वो पॉइंट है। तो बच्चे फोर्स है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, F अपॉन क्यू नॉट। बेटा F की वैल्यू यहाँ रख दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो अंत में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। हैंस प्रूफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? अरे स्क्वायर नहीं लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे तो भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। डन, अभी कराऊंगा, पहले कुछ और 2-3 डेरिवेशंस कर लें।
इस फॉर्मूले पे तो भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं और 100% एग्जाम में आता है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे आया, फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला कैसे आया कभी नहीं पूछा जाएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो पूछे जाएंगे। चल एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कितने चार्ज की वजह से लगता है? एक चार्ज की वजह से, एक चार्ज की वजह से। बेटा क्वेश्चन देख कैसा आएगा। ये आपके पास एक चार्ज दे रखा है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, एक दे रखा है 20 × 10⁻⁻19 कूलम। ये दोनों 2 मीटर की दूरी पे रखे हैं। अरे देखते रहो। अब भाई इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। अब क्वेश्चन यही कहता है वो पॉइंट बताओ जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इन दोनों चार्जेस के बीच में। बिल्कुल सही, 2/3 आंसर ही बता दिया ले। ओके करा रखा है मैंने। तो बच्चे ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया पहली बात? तो सवाल में कह रहा है कि दो चार्ज है 5 × दिस और 20 × दिस, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 2 मीटर है और इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट P है जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। वो पॉइंट आपको बताना है कहां पर है। तो पहले वाले चार्ज से P तक की दूरी कितनी मान लो? x। डन। अब ये बता यहां से दूसरे वाले चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? बिल्कुल सही, इसे एक लिख रहा हूं, इसे भी। बेटा यहां से यहां तक कितनी है? बिल्कुल सही, 2 - x। लड़कों सबके सभी इधर देखो, सभी बच्चे जानते हैं पहले वाला चार्ज भी प्लस है और भाई प्लस चार्ज के कारण x दूरी पर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? बाहर की तरफ, क्योंकि सभी बच्चों को पता है प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ जाती हैं, पता है ना, और माइनस की वजह से अंदर की तरफ आती है, ये याद रखना। एक बात अभी समझा दूंगा। और तो देखिए ये भी प्लस चार्ज है, ये वाले प्लस चार्ज की वजह से भी बेटा 2 - x दूरी पर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कहां जाएगा? बाहर की तरफ, ये भी तो बाहर की तरफ जाएगा। तो इस P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो सीधी सी बात है E1 और E2 आपस में बराबर ही तो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 बराबर है, तभी तो 0 है। कोई दिक्कत? बेटा E1 और E2 की वैल्यू पुट कर। E1 कितना है? 1/4πε0 Q1, ये Q है ना, अपॉन x²। बेटा E2 कितना है? 1/4πε0 20 × 10⁻⁻19 अपॉन यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2 - x²। ये बताइए सबको क्लियर हो गया? चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये इससे 5, ये 4 बच्चे। ये कितना है? 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है? 2 दिस। बेटा 2/2 - x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे। ये 4 है ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। और x 2 - x पे स्क्वायर है, पूरे पे होल स्क्वायर चढ़ा दिया। भाई स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दे, 2 - x बराबर 2x। कोई दिक्कत? ये इधर कूद के गया 3x, तो x बराबर 2/3। समझ में आ गया कैसा आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। 1 नंबर इसलिए बोला ऑब्जेक्टिव के लिए, और 2 नंबर में पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पर इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं, और भी आते हैं शेप वाले। एक स्क्वायर है, ये सब नोट्स में बेफिक्र रहे। अभी एक धांसू वाला क्वेश्चन कराऊंगा आपको जिसके अंदर 11वीं की फिजिक्स लगेगी। पहले थोड़ा वो प्रैक्टिस करा दूं जो थोड़ा सा आपने है ना, थोड़ा रिदम में आ जाओ, कॉन्फिडेंस में, क्योंकि उसके बाद जो कराने वाला हूं 2019 में बोर्ड में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, टफ था वो। अरे बातें नहीं, प्रैक्टिस में बेटा न्यूमेरिकल्स मैं ज्यादा इसलिए कराने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप भी जानते हो पेपरों में थ्योरी नाम मात्र की आती है। उस कंसेप्ट के ऊपर एक फॉर्मूला आपके पास पता चल गया, उस सवाल उस फॉर्मूले पर बीसीओ प्रकार के सवाल बन जाते हैं, वो आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो अल्टीमेटली पूरी किताब के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर सॉरी, केवल अगर देखोगे मुश्किल से 6 से 7 फॉर्मूले या 8 फॉर्मूले होते हैं पूरे चैप्टर में। उन 8 फॉर्मूलों पर ही आधारित अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो। जल्दी देख, ये वाला क्वेश्चन बताओ, कर दोगे? ये भी बोर्ड में आ चुका है। अरे भाई
चलिए बता सेंटर पे ये बेटा ये स्क्वायर दे रखा है, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, कर दोगे? ऐसे देख के बता दो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। समझ में आया क्यों मैंने वैल्यू ऐसे ली जान के? ये वाला क्यू इस सेंटर पे एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप निकाल सकते हो, L√2 का आधा कर दो तो L/√2 होगा। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी L/√2, 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 पाइथागोरस से निकाली है, ये मिलेगी नहीं आपको, L मिलेगा बस। बताइए यहाँ से A, B, C और D, बेटा A से O तक की दूरी हो, B से O, C से O, D से O, सब डिस्टेंस समझ में आई कैसे निकाल सकते हैं हम? अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कैसे निकाला आपने? प्लस क्यू के कारण O पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगेगा E1, E कह दो चलो। सेम बेटा C की वजह से O पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी बाहर की तरफ जाएगा, क्या आएगा? EC। बेटा माइनस Q जो D पे रखा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर की तरफ आती है इलेक्ट्रिक लाइन। तो ये वाला कौन है? ED। और ये वाले माइनस की वजह से भी इधर को जाएगा बच्चे, अट्रैक्शन होगा। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? EB। ध्यान से देखो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है और बेटा इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि चार्ज सेम है, सबके चार्ज सेम है, इसका चार्ज सेम है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है। तो भाई EA से EC कट गया, माइनस क्यू है दूरी, माइनस क्यू है दूरी सेम है, तो भाई इससे ED से EB कट गया, तो सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। ये वाला सवाल कर दो, आ चुका है बोर्ड में। अब एक हेक्सागोनल वाला है, जल्दी से वो देख, आप ही बताना आंसर। एक कैसे? ओके ये Q Q Q Q Q डन। थोड़ा टेढ़ा हो गया भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, रुक जा। अब सही है, अब सही है। Q Q Q Q Q Q डन, इस पे से हटा देता हूँ बस। तो ये A B C D और E और ये F। अब सुनिए मेरी बात, ये आपके पास चार्जेस दे रखे हैं, कोई दिक्कत? ये आपके पास जो चार्जेस दे रखे हैं बच्चे अलग अलग कॉर्नर्स पे दे रखे हैं, इनमें से मैंने एक कॉर्नर पे से चार्ज हटा दिया, देख सकते हो। तो ये बताओ आपको सेंटर पर नेट चार्ज बताना है, आपको सेंटर पर नेट चार्ज बताना होगा। तो सेंटर पे कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है कैलकुलेट कर दोगे? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, सॉरी नेट चार्ज दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कर दोगे? सबसे पहले ये बताओ हेक्सागोनल की अगर साइड L है तो भाई डायगोनल की डिस्टेंसेस यहाँ से यहाँ तक की वो भी तो ये L L L L L ही होंगी, ये तो मैथ्स में आप जानते हो। ये अगर L है तो ये वाली सब L L एक समान होंगी, क्योंकि एंगल सेम होते हैं, 60 60 60 बनता है हेक्सागोनल में। तो ध्यान से देखो ये सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा चार्ज Q है जो कैंसिल नहीं हो रहा। पहले क्वेश्चन समझो, एक लाइन का क्वेश्चन है, देख के आपको लग रहा होगा कितना बड़ा सवाल दे दिया, बड़ा नहीं है, एक लाइन का आंसर है। बताइए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है सवाल में? हाँ आप ध्यान से देखिए बेटा, ये वाले चार्ज ये Q और ये वाला Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा सेंटर पे इक्वल और अपोजिट होगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, कैंसिल, ये मर गया, ये मर गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस वाले ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करा सेंटर पे वो ऊपर की तरफ, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करा नीचे की तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मर गया। समझो बात को, बचे कौन? अकेला ये बचा। अब ये इसके अपोजिट में कोई चार्ज ही नहीं है, तो बता सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी वजह से आएगा, और आप जानते चार्ज भी पता है, डिस्टेंस L भी पता है, आंसर आ गया, विच इज E बराबर 1/4πε0 Q/L²। बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, बोर्ड में आया था 2022 में, ओ सॉरी 2019 में, 22 बोल रहा हूँ, 2019 में।
बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ भी क्यू दे देता ना तो आंसर कितना होता, 0 होता। डन। तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है हल्का सा। तो मैं आपको बताऊं पेपर में यही है जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के नाम से आते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचोगे, आप अरे सर ये जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम आराम से भी कर देंगे, बड़े प्यार से हो जाएंगे। हाँ, घबराओ मत। क्वेश्चन आसान आते हैं, ऐसे आते हैं कि आप उन्हें विद इन टाइम कर सको, और कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वाले सवाल कभी नहीं आते। जितने आप ट्रिक सीख रहे हो हर टाइप के ऊपर वही कुछ सवाल आते हैं या उनके जैसे आते हैं। अब देखो जरा टफ वाला सवाल 3 नंबर का जो बच्चे को बनाता है 90+, बिठा दूं? अभी तो हल्के फुल्के सवाल देख रहे थे, एक और देख। लिसन, ध्यान से देखो। सामने आपके मैंने एक डायग्राम बनाया बच्चे। आपके पास एक एम मास का पेंडुलम दे रखा है और इस पेंडुलम के धागे की लंबाई बेटा एल है। ऑब्वियसली बात है वो भी एल होगी। अब सवाल के अंदर क्वेश्चन में आपको कहा गया है जब ये पेंडुलम जो धागे से बंधा हुआ है तो अपना ऑसिलेट करता है और ऑसिलेशन के दौरान ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो भैया इसके अंदर इसका टाइम पीरियड कितना होगा, आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, कैपिटल टी। सवाल समझ में आया? तो सीधी सी बात है, जैसे 11th में एक सिंपल पेंडुलम आपके सवाल में था और सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता उसका टाइम पीरियड भी आपने निकाला था, याद आ रहा हो, 2π√L/g करके टाइम पीरियड। अब आपको सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पेंडुलम रख दिया गया है, उस पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना है। कोई दिक्कत? चलिए, सबसे पहले ये डायग्राम बच्चे आपको मिलेगा। अरे सुन लो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थीटा एंगल बैंड हो चुका है ये पेंडुलम। डन। सभी बच्चे जानते हैं क्या नाम है इसका, मास। वेट ऑलवेज लाई डाउनवर्ड, वेट हमेशा नीचे की तरफ लटकता है, पता है ना। अब ये बाहर की तरफ जाएगा लाइक दिस। बेटा ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। कोई दिक्कत? अब इस वेट के आप यहां इस वेट के आप कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो, mg cos थीटा, और अंदर की तरफ क्या आएगा, mg sin थीटा। बताइए यहां तक। अभी कोई इंटरनेट बीच में ब्रेक हो गया था, चलो कोई नहीं, आ गया दोबारा, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास पेंडुलम में mg sin थीटा, ये ही वो फोर्स है जो रिस्टोर करने का काम कर रहा है। तो mg sin थीटा बताओ क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ डेरिवेशन की शुरुआत रीस्टोरिंग फोर्स से होगी, क्योंकि थोड़ा सा 11वीं का डेरिवेशन याद दिलाऊं, रीस्टोरिंग फोर्स से ही सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकलता है। आप 11वीं की फिजिक्स निकाल के देख लेना, एसएचएम वाला चैप्टर 14 चैप्टर में। तो बेटा रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू -mg sin थीटा। अरे बातें ना करो, यहां तक समझ में आया? क्लियर? -mg sin थीटा। इसके अंदर एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको गिवन है। वो मैं अभी क्वेश्चन इसका पूरा एग्जैक्ट पढ़ दूं। क्वेश्चन के अंदर एक चीज मिस हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को रीड करके आपको बता देता हूँ बुक में। एक मिनट रुक जाओ। अरे 12th वाली बुक किसी के पास है क्या मेरी? है, देखियो नई वाली, ये नई वाली बुक के अंदर सवाल था ये। हाँ, ये क्वेश्चन पूरा रीड करें ना तब पता चलती है। एक चीज और दे रखी थी इसके अंदर, ये रे।
देखो, अरे मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर रहा हूँ, एक चीज इसके अंदर डायग्राम में ही दे रखी है। क्लियर? डायग्राम में आपको ये डायग्राम मिलेगा, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्फेरिकल मास ऑफ m सस्पेंडेड बाय द थ्रेड ऑफ लेंथ l। डन। द स्फीयर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज q। अच्छा, इसके ऊपर बच्चे चार्ज भी दे रखा है, m मास तो है ही, इस m मास की बॉब का चार्ज भी दे रखा है q। पकड़ के रखना बात को। फिर आगे कहा था पेंडुलम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जो तो आपको मैंने समझाई दिया। ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ E डायरेक्टेड वर्टिकल डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, सवाल में बोला है। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। आपसे बेटा टी के बारे में बात कर रहा है, की पूछा है। अरे बात ना करो। फिर आपसे कह रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसके इफेक्ट को इन्होंने नेग्लेक्ट करा है। तो यही चीज मैं इसके अंदर देख रहा था, इसके डायग्राम में मास नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ एक लाइन लास्ट में जो बोली इन्होंने, ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेजिबल, तो सीधी बात है mg नहीं आएगा। अब सुनो, ये डायग्राम मिलेगा, तो इसलिए मैंने बुक को ओपन करा, क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम में मुझे चेंज लगा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा डायग्राम में ये जो डाउनवर्ड आप देख रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, मैं डायग्राम बुक के अकॉर्डिंग बना दूं, मिलेगा। ये आपका, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डी दे रखा है। क्लियर? ये सॉरी डी बोल रहा हूं, QE। ये आपको चार्ज सबको पता है, E बराबर F अपॉन Q होता है बच्चे। तो F बराबर क्या होगा? फोर्स QE। क्योंकि सवाल में मास नहीं, इन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया, तो कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ m मास की बॉडी पर? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर QE होता है। तो m मास की बॉडी में बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE लग रहा है। इसके कंपोनेंट्स टूटेंगे अब। डन। चलिए, इसके कंपोनेंट तोड़ के ब्रेक करके इसे सॉल्व करते हैं अब। सबके सब इधर दोबारा देखें ना, ये डायग्राम आपको इतना मिलेगा बस। यहाँ पे एक लाइन हमने वेट वाली जो बात करी, सवाल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करा गया है, और सवाल में बेटा चार्ज m मास की बॉडी पे कौन सा वाला फोर्स लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला सभी बच्चों को मैंने अभी बताया बेटा, E बराबर F अपॉन Q से। F बराबर क्या होता है? QE होता है। ये है QE। काम वही करना है, काम वही है। ये थीटा, तो बता ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। जिधर आता है थीटा उधर आता है कॉस। तो बच्चे ये वाला कंपोनेंट का नाम क्या है? QE कॉस। डन। तो बता अंदर की तरफ वाला फोर्स कौन सा है? QE साइन। कोई दिक्कत? तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नहीं लेना, क्योंकि वो हटा दिया गया है, सवाल में बोला गया है, हम नहीं बोल रहे, सवाल ही बोल रहा है। तो बेटा ये बता कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स कौन है अब? हाँ, ये तो रहा QE साइन थीटा। रीस्टोरिंग फोर्स वो होता है जो बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, जानते हो ना। तो बच्चे ये आ गया माइनस QE साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताओ साइन थीटा कैसे निकालोगे? मैंने ये वाली पोजीशन से सामने वाली पर एक परपेंडिकुलर डाला, यहां से m मास की बॉडी ऊपर जब गई कितना डिस्प्लेस हुई? यहां से परपेंडिकुलर डाल दे, कितना डिस्प्लेस हुई? x। बेटा एंगल थीटा ये रहा, ये वाली लेंथ कितनी है? l। तो बता क्या हम थीटा नहीं निकाल सकते? तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, x अपॉन l। पकड़ के रखना बात को। और बेटा रीस्टोरिंग फोर्स ये F बराबर m में होता है, तो इसे रख F बराबर m में माइनस QE। बेटा साइन थीटा क्या है? x अपॉन l। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आराम से बता दूं, क्योंकि कई क्वेश्चन जल्दबाजी में कराए स्पीड में, ये थोड़ा टफ है आपके हिसाब से। तो बच्चे ये बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स समझ में आ गया? क्योंकि सवाल में आपको बताया था ये वाला फोर्स QE दिखाई देगा, क्योंकि नेग्लेजिबल कर दिया है ग्रेविटेशन फोर्स को, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है बॉडी पर, नीचे को लग रहा है वो भी। तो रीस्टोरिंग फोर्स बेटा QE साइन थीटा है। साइन थीटा को आप x अपॉन l लिखना, F बराबर m में रखना। तो बताओ a बराबर कितना आया? माइनस QE x अपॉन l इंटू m। छोटा m लिया, बड़ा m, इट डजंट मैटर। सामने अब थोड़ा सा 11वीं क्लास की मैं आपको
ऑसिलेशन वाले चैप्टर में लेके चलता हूँ, 14वां चैप्टर जो 11वीं क्लास में पढ़ा था। बेटा याद है एसएचएम में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमने वाई की टर्म में प्रूफ किया था ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? एक्स का, तो वाई की जगह एक्स रख दे। ये आप 11वीं की फिजिक्स में कर चुके हो ऑसिलेशन में। एसएचएम में बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद कर लो अभी, वरना आप 11वीं के नोट्स देख लेना अपने। तो इन एसएचएम, हाँ भाई पीछे बातें नहीं, एसएचएम के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है? ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद आ गया? अरे वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता था एसएचएम में, वी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब तो थोड़ा याद आ रहा होगा, देख लेना, नहीं तो 14वां चैप्टर उसमें एसएचएम में ध्यान से देख। अब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे टी कैसे आएगा। ये रहा ई, ये ए यहाँ रख दे, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है, आ गया टी, है ना कितना आसान। तो असली चीज बस ये ध्यान रखना है एसएचएम में एक्सेलरेशन ये होता है। और बेटा कंपोनेंट क्यूई ऑलरेडी दे रखा है सवाल में, तो कंपोनेंट में क्यूई साइन थीटा ही रिस्टोरिंग फोर्स है। ये लाइन तो आप 1 मिनट में निकाल दोगे, बस दोनों को इक्वेट कर दे। ये ए को यहां रख दे, रख माइनस क्यू ई एक्स अपॉन एम एल बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा एक्स से एक्स काट, माइनस से माइनस काट, सभी बच्चे जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है। हो गया काम। तो इसे सीधा यहां लिख रहा हूं पहले ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर बराबर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान था ये, अपॉन एम एल। ओके, तो बेटा ये बता टी स्क्वायर बराबर कितना आया? 4 पाई स्क्वायर एम एल अपॉन क्यू ई। अब भैया टी बराबर कितना है? अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर एम एल अपॉन क्यू ई। ये 4 पाई स्क्वायर को बाहर ले लेना, बस आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ आपने याद रखना ये कंसेप्ट 11वीं क्लास का, बस एक्सेलरेशन एसएचएम में क्या होता है, टाइम पीरियड आ गया। तो ये नोट कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 2019 का हाँ मेरिट वाले सेट है 53931, मतलब पहला सेट था 2019 के एग्जाम में आया था वाला क्वेश्चन। तो ये है वो टफेस्ट क्वेश्चन में जो डिसाइड करता है कि बच्चा 90 प्लस जाएगा 90 से नीचे रह जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है जो 1-2 आएंगे लेवल, हाई लेवल के। तो हर एक क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बेफिक्र रहो। बाकी तो एग्जाम वाले दिन क्या होता है वो आप पता नहीं क्या करके आओगे, वो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल करेंगे।